हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम टू चौपक्की शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई का एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे जो कि 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 का होगा। हालांकि आप अलग अलग यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस सेट सोल्व कर चुके होंगे जिसमें सिर्फ सॉल्यूशंस कराए जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जितनी भी आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। वो सभी प्रॉब्लम क्या है, एज अ स्टूडेंट एंड मेंटर आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं बहुत बारीकी से क्लियर कर दूँ, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या डाउट पूछना है, ठीक है। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि इस बार यूपीएसआई में काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं वो भी इस यूपीएसआई के एग्जाम को देंगे। इसके अलावा जो भी यूपी से स्टूडेंट है जो सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहा है वो भी इस एग्जाम को देगा। क्यों? क्योंकि सीजीएल और सीपीओ में गारंटी नहीं है कि हाँ भाई सिलेक्शन जो होगा वो अपने होम स्टेट में ही होगा, लेकिन यूपीएसआई में होम स्टेट होती है और हर कोई चाहता है कि अपने होम स्टेट में जॉब मिले पहले, ठीक है। तो आपका कंपटीशन टफ रहने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मली आपको पढ़ना है। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं मॉक टेस्ट सोल्व करने में, एक एक बात को मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा, सिर्फ आपका काम है समझने का। जब कभी भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपने देखा होगा कई बार आते हुए क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं, आपको लगता है यार ये क्वेश्चन आता तो है लेकिन मेरे पे टाइम नहीं बचा। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आता हुआ गलत भी हो जाता है, इसका मतलब कई हजार लोगों से पीछे हो गए और आपने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। एक तो होता है कि भी क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है, नहीं आता तो क्या पता दूसरे को भी नहीं आता। लेकिन जो क्वेश्चन ईजी है जो आपको आता है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उसको सही कर रहे होंगे लेकिन आपने सिली मिस्टेक से वो क्वेश्चन गलत कर दिया, यानी कि पीछे हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए आर्ट ऑफ स्कीपिंग। आर्ट ऑफ स्कीपिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन उलझ के रह जाते हैं, इसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं जो कि आने थे। मतलब आने थे का मतलब वो हमें आते थे लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपकी आंखों के सामने कि आपको लगता है यार ये तो मैंने पढ़ रखा है इस टाइप का। जब आप उसको सोल्व करते हो तो इतना कैलकुलेटिव हो जाता है, जब उसकी कैलकुलेशन आप करते हैं तो आंसर नहीं आ पाता, आप उसी में उलझ जाते हैं या उसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। आंसर आ भी जाता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन आपको लास्ट में करना था वो आपने शुरू में किया, जिसके कारण आपके फिर भी 2-3 क्वेश्चन छूट गए। तो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से कैलकुलेशन को फास्ट करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन को ईजी बनाना है, किस तरीके से जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसको यूनिट डिजिट या अप्रोक्सीमेशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लेंथी मेथड के साथ उसको सोल्व करते हैं। अगर हम उसे ऑप्शन एलिमिनेट करके करें तो हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा और उस टाइम को हम कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो वीडियो को जीके की तरह मत देखना लेट कर कि भाई हम जीके की तरह इस वीडियो को देख लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा या सब कुछ सीख जाओगे। इस वीडियो को सीखने के लिए सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ। इसके अलावा थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। आपको पता होगा मैथ में 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यूपीएसआई में, जिसमें लगभग 3 से 5 या 6-7, मतलब डिफाइन नहीं है लेकिन फिर भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं। 2017 में ज़्यादा आए थे, 2021 में थोड़े कम आए थे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ के 2021 के हैं, चाहे 35 हो, चाहे 40, चाहे 30, कितने भी हो, ठीक है। तो मैंने सभी क्वेश्चन ले लिए हैं। अब आंखों के सामने आपके सोल्व करूंगा मैं। आपका काम क्या है, वीडियो को पॉज करना है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वीडियो पॉज करी, अपना सॉल्यूशन करा, फिर वीडियो प्ले करी और मेरा सॉल्यूशन देखना है। आपने चेक करना है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, किस तरीके से आप सोल्व कर रहे हैं, आपकी क्या अप्रोच है और मेरी क्या अप्रोच है। मैं एक टॉपर्स की अप्रोच के साथ सोल्व करूंगा और आपको यही सीखनी है क्योंकि आपका कंपटीशन टॉपर्स के साथ ही है, लिमिटेड सीट है, तो अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि काफ़ी ईजी है, इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन भी चेक करना है, यहाँ पे सभी ऑप्शन के पीछे 2 है, इसका मतलब हम यूनिट डिजिट का यूज़ नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 20% 1/5, 30% 3/10, 40% 2/5 और 50% 1/2 इंटू 3600। 5 2 10 और ये 10, यानी कि 2 10 से 2 0 कट गई, 36 और 3 2 6, 36 की 6 में मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 216। 216 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 216 को 5 से डिवाइड कर दो, या इससे अच्छा मेथड ये है, 5 है ना नीचे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये 4, यानी कि 43.2, यानी 10 का मतलब है एक डिजिट पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने बताया था आर्ट ऑफ स्कीपिंग आना चाहिए, जैसे कि एसएससी सीजीएल या एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, एक्स 20 दिन में कर रहा है, वाई 30 दिन में कर रहा है, या जेड 45 दिन में कर रहा है, सिर्फ इसी का एलसीएम निकालना है। लेकिन यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े कैलकुलेटिव आते हैं कुछ कुछ टॉपिक के। तो अब कैलकुलेटिव आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कैलकुलेटिव है, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस करी होगी चैप्टर वाइज, तो आपको पता होगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, इसमें जो डेज दिए होते हैं
इनका एलसीएम निकालना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको बाद में करना है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देना है तो आसान। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, एक्स किसी काम को 153 दिन में कर रहा है, वाई उसी काम को 255 डेज में कर रहा है, और जो जेड है उसको 340 दिन में कर रहा है। आपको पता है इन तीनों का एलसीएम निकालना है, फिर इनको डिवाइड करना है, जो भी आएगा तीनों को ऐड करके इससे डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। लेकिन मेन चीज़ है कि एलसीएम निकालना ही डिफिकल्ट पड़ जाएगा, है ना। तो एलसीएम कैसे निकालना है वो सीखना है। एलसीएम निकालने के लिए पहले इसका फैक्टर करना है, फैक्टर का मतलब 3 × 51 हो जाएगा, यानी 3 से कट रहा है, और 255 ये 5 से कट रहा है, यानी 5 × 5 5 25, 5 × 5। 34 को हम लिख सकते हैं 17×2 = 34, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है। अब 51 को भी और एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि इसको और ओपन कर सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ बस। तो 51 को हम क्या लिख सकते हैं, 51 को हम लिख सकते हैं 17 × 3, तो 17 × 3 लिख देंगे, और 17 गुना यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। एलसीएम निकालने के लिए जितने भी आपके फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, उसको लिखना है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लिया, 3 है 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, और 17 लिख लिया। तो 2 3 5 और 17। अब 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 आ जाएगा। 3 यहाँ पे एक लाइन में कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और मैं मान के चलता हूँ एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा, इसको सिर्फ यहाँ पे लिख देना है ऐसे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 × 17। ज़्यादा सोल्व नहीं करना इसमें, ना तो आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इतना ही लिख देना है। ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या चेक करना है, ये जो आपका एलसीएम आया है इसको डिवाइड करना है, वही आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब डिवाइड कैसे करेंगे, ये क्या लिख रहा है 317 × 3। ये क्वेश्चन पहले खुद से करना है आपको, ठीक है। आपको चेक करना है कि यार मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरीके से कर रहे हैं, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ये आपको सीखना है। ठीक है। 3 × 17 × 3, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना, काफ़ी लोग क्या करते हैं इसकी पूरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इससे डिवाइड करते हैं, नहीं, एकदम ओपन करके रखना है, इससे टाइम भी कम लगेगा और गलती भी कम होगी। ठीक है, गलती होने के चांस कम होंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 × 17 × 3 किया, 3 और 3 यानी 2 बार 3 ये कट गया, और 17 से 17 कट गया, यानी कि 5 और 2 2 = 4, यानी 5 4 = 20। तो पहला आ गया 20, तो 20 लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरा देखो ये 5 × 17 × 3, 3 से एक 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 17 से 17 कट गया, लेकिन यहाँ पे एक 3 बच रहा है और यहाँ पे 4 बच रहा है, 2 2 = 4, 4 3 = 12, यानी ये आ गया हमारा 12। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है 17 × 2 की पावर 2 × 5, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 17 से 17 कट गया, यहाँ बचा 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। इन तीनों को जो ही जोड़ना है, क्योंकि तीनों का बताना है, तीनों को जोड़ूंगा तो 41 आएगा। इसका मतलब नीचे 41 और ऊपर ये, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 41 और ऊपर क्या आएगा, ये आएगा, और यही आपका आंसर होगा। अब आपको कैलकुलेट अब भी नहीं करना, अब भी इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, अब मैं बताऊंगा कैसे करना है। ऑप्शन चेक करने हैं, सभी के नीचे 41 है, इसका मतलब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता। क्या पता किसी के नीचे 42 होता है या 91 होता है तो उसको कट कर देते, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं है। लेकिन आपको पता है 2 2 = 4, 4 5 = 20, यानी कि जो भी ये मल्टीप्लाई होगी लास्ट में जीरो जरूर आएगा। ठीक है, तो लास्ट में जीरो किसके आ रहा है वो चेक करना है। यहाँ पे देखो 1 × 0 + 6 क्या आएगा, 6। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 × 4 + 6, यानी 4 में 6 जोड़ेंगे तो 0 यानी 10 आएगा। 1 × 6 + 6 यानी कि 12, यानी कि 2 आएगा। 1 × 2 + 6 यानी कि 8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, क्योंकि इसी के लास्ट में जीरो है और हमें पता है ऊपर जीरो आएगा और नीचे 41 सभी के है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, और ये क्वेश्चन आपको शुरू में नहीं करना, लास्ट में करना है, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेटिव है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल 11 बचता है। यानी कि एक n है, कोई नंबर हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उसको 13 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, 11 आता है। अब उसमें 26 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 26n, और अब उसको 13 से डिवाइड करते हैं, तो अब बताओ कितना शेषफल आएगा। तो ये देखो कट जाएगा पूरा, जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल तो जीरो आएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आंसर तो आपका पता चल गया, आपको भी इसी तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये कुछ नहीं है, जो भी आपके ये डीआई के क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसमें क्या करना है, पहली बात ध्यान रखना, या तो ये डिग्री में होता है, डिग्री होती है 360, या ये परसेंटेज में होता है। तो परसेंटेज पूरा मिला के कितना होता है, 100%। 100% यानी टोटल नंबर की संख्या कितनी है, 14,400, यानी कि
100% की वैल्यू 14,400, ये कट गया। 1% की वैल्यू 144। अब हमें बतानी है सिर्फ आईटी और सीएससी की। आईटी ये हो गया, सीएससी ये हो गया। 16 और 19 यानी कि 35। अब मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए, ऐसे नहीं कि 5 की पूरी इस तरीके से करोगे, नहीं। 5 4 जो 20, फिर 2 इधर, 14 पंजे 70, 70 2 72, 3 4 जो 12, हाथ से लगा 1, और 14 तिया 42, 42 और 1 43, इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ जीरो, यहाँ 4, और यहाँ जीरो, और यहाँ 5, 5040 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ 32 स्टूडेंट, यानी 32 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट है 53.25, और इसके बाद 16 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट है 49.5। जब कभी भी नंबर इस तरीके से दिए हों, उनको आपको क्या करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, यानी छोटा कर देना है, कैलकुलेशन बच जाएगी, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, इसको डिवाइड करेंगे। 16 कम 16, 16 दूनी 32, यानी 2 की वैल्यू ये हो गई और 1 की वैल्यू ये हो गई। और जो एवरेज होता है वो क्या होता है, टोटल सम और डिवाइड बाय नंबर। तो इनको क्या करेंगे, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 दूनी क्या हो जाएगा, 106, 106 और 25 50, यानी 106.5। और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा 49.5। इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16, और यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 1, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, तो 156 आ गया। टोटल कितना है, 2 और 1 3, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 जो 15 और 3 2 जो 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। डायरेक्ट करोगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, जो नंबर है उसको छोटा बनाना है, ठीक है। जितना कट सकता है उतना काटना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं सीजीएल में सिर्फ 20-30 रहता है, लेकिन जो आपका यूपीएसआई है उसमें क्या होता है, इस तरीके से देखो कितने हैवी डेज दे रखे हैं। 1170, 2340, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर पता चल रहा है 7 का डबल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें 4 आ रहा है, ठीक है। 11 दूनी 22, 17, मतलब यहाँ देख सकते हो 17 दूनी 34 और 1 का डबल 2। तो इसका मतलब एलसीएम जो होगा वो बड़ी डिजिट हो जाएगी, तो 2340 आपकी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें फिर दोबारा वही सेम क्वेश्चन है, वर्किंग टुगेदर। ना ही इसमें ये पूछा एक दिन छोड़ के एक दिन बाद, अल्टरनेट डे, कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट टुगेदर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 से डिवाइड करना है। अब 3 से डिवाइड करना है तो कौन सा आंसर होगा, 7, 3 7 जो 21, 3 8 जो, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखो अगर जिसको फॉर्मूला पता है वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकता है, जिसको नहीं पता तो उसको ये हार्ड लगेगा। हार्ड कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, फॉर्मूला याद है तो आपसे हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि क्वेश्चन हार्ड आ गया, ठीक है। अभी मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो दे रखा है इसमें 230, ठीक है। 230 मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। और यहाँ पे जो मूलधन है, ठीक है, अमाउंट, वो कितनी दे रखी है, 23,000, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम है यानी समय, वो कितना दे रखा है, 2। हमें क्या बताना है, रेट यानी कि दर, ठीक है। हिंदी में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इन दोनों का डिफरेंस 230 है, और डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पी आर अपॉन में 100 आर स्क्वायर। ये 2 साल के डिफरेंट का फॉर्मूला है, 3 साल का अलग होता है, 2 साल का अलग है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन सोल्व कर देना है। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू गिवन है 23,000। आर की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन में 100, और टाइम कितना था, 2, जब यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, और यहाँ पे आ जाएगा 230। 230 से 230 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, 2 जीरो। लेकिन यहाँ पे कितनी है, 2 जीरो, आर अपॉन में 1 2 3 4 स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 100, और यहाँ पे आ जाएगा ये कट के 1। इतनी बात आ गई समझ में सभी को। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 100, ये 100 इधर चला जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाते हैं, बाकी बेसिक है, ठीक है। तो आपको पढ़ते टाइम ये क्लियर होना चाहिए कि भाई जो भी हमारा चैप्टर है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कहाँ पे मुझे दिक्कत होती है। जैसे कि ये रिवर वाले यानी बोट स्ट्रीम वाले, ठीक है, नाव धारा वाले जो क्वेश्चन है, इसमें आपको कहाँ पे दिक्कत आती है। जब आपको पता है फिर भी नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब आपकी गलती है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 43.5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में एक नाव चलती है, ठीक है। अब एक सेकंड यहाँ हिंदी में देख लेते हैं इस अशोक, ठीक है, वैल्यू सेम है, ठीक है। इफ़ द रिवर रनिंग, मैं अच्छे से ही बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, अच्छे से ही समझाऊंगा मैं आपको। ये हो गई एक नदी, ठीक है। नाव इधर जाएगी और जो पानी है वो इधर भी बह सकता है,
जब नाव इधर जाएगी पर पानी इधर ही बह रहा है, ठीक है। अब खुद सोचो, पानी भी इधर जा रहा है और नाव भी इधर जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी समय क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन पानी इधर बह रहा है और नाव इधर जा रही है, इसका मतलब नाव को ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, स्पीड रुकेगी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपको पता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इधर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने डी मान लिया। स्पीड का मतलब जब वो नाव, ये जो नाव है ये इधर जा रही है, इधर जा रही का मतलब जिसकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या होगी, एक्स मान लेते हैं हम, किसकी, मानना नहीं है, इसमें गिवन है तो डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, इसमें एक की स्पीड दे रखी है इतनी, और पानी की स्पीड दे रखी है धारा की इतनी, ये बोट की स्पीड है, ये बोट की स्पीड है, और ये धारा की स्पीड है। एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटाना है, ठीक है। अभी बताऊंगा जोड़ना और घटाना क्यों है, क्योंकि एक बार हम एक्स प्लस वाई करेंगे और प्लस डी अपॉन में एक बार एक्स माइनस वाई करेंगे, क्योंकि एक बार जब जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ेगी, और जब आएगा तो घट जाएगी। और दोनों में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 90 मिनट लग रहा है। 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। तो 90 अपॉन में 60 करेंगे, क्योंकि हर जगह यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है, एग्जाम और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे किलोमीटर में पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिनट में, तो इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 यहाँ पे लिख देना है, सिंपल। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी मैं यहाँ से निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5×5 = 10, यहाँ से लगा 1 8, तो 58 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 में 5 गया 0, और 14 माइनस करेंगे 29। क्लियर। तो जब डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 58, और इधर डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस करके 29, और इधर क्या आ गया 3/2। अब बहुत ध्यान से देखो, 29 का ही डबल क्या है 58 है, तो इधर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2D और एक डी कितना हो जाएगा 3D, इसको इधर लिखता हूँ 3D, और नीचे कितना हो जाएगा 58, इधर हो जाएगा 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 29, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन आंसर यही होगा, और इसी तरीके से करना है। नाव बनाने में टाइम लग गया ना। अब बात करते हैं सम ऑफ। अब देखो इसमें क्या है, एक साधारण ब्याज पर निवेशित एक मूलधन 25 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, 75 वर्ष में पूछ रहा है, इसका डायरेक्ट ट्रिक भी है। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, यानी ये मूलधन है, ये ब्याज है, और ये टोटल, यानी कि आपके पास मान लो 100 रुपये हैं और उस पर ब्याज लगा 10 का, तो टोटल कितना हो गया 110 रुपये देने हैं। यही है सिर्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 3 गुना हो गया, तो अमाउंट कितना हो गया, पहले 1 था, यानी जो हमने लिया वो 3 गुना हो गया, यानी इसका मतलब एस आई साधारण ब्याज कितनी हो गई, 2 हो गई। कितने साल में, 25 साल में। तो एस आई पी गुना आर गुना टी अपॉन में 100। अब यहाँ पे देखो कहीं पे पी चेंज हुआ नहीं ना, पी की कोई बात हुई है, मतलब साधारण जो ब्याज है, सॉरी मतलब मूलधन है वो सेम है दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो इसको अलग हटाओ। जो रेट है वो भी दोनों के लिए सेम है, सिर्फ टाइम बदल रहा है, ठीक है, तो रेट भी अलग हटाओ। तो इसका मतलब ये हो गया जो ऐसा ही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैं आपको, मुझे पता है काफ़ी लोगों को डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला है, जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे होगे उन्होंने बताया होगा, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो क्या होगा, एस आई इज इक्वल टू टी, यानी कि SI1 SI2 इज इक्वल टू T1 T2। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझना, एक सेकेंड। SI1 कितना है 2, कितना हो गया 2, तो 2 की यहाँ रख देंगे। और SI2 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हाउ मेनी टाइम्स ये बताना है ना, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए दूसरा वाला। T1 25 हो जाएगा, T2 75 हो जाएगा, इसको मैं कट करूंगा 3 आ जाएगा, तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S2 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में 6 नहीं है, अगर ऑप्शन में 6 होता तो जिनका बेस ठीक है, यानी कि ये पढ़ रखा है, लेकिन वो जल्दबाजी में 6 ऑप्शन टिक कर देते, तो यहाँ पे सिली मिस्टेक होने की चांस है। इसी को कहते हैं कि चीज़ें पढ़ी लेकिन जल्दबाजी कर दी, ठीक है। अब करना क्या, जब आपको पता चल गया 6 है, यानी मूलधन कितना है 1, और ये SI कितना आ गया 6 आ गया, तो जो कितना गुना हो गया वो 7 हो गया, यानी पहले से 6 बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया 7, यानी पहले का कितना हो गया 7 गुना, और इसमें हाउ मेनी टाइम्स यानी कि कितना गुना ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन अगर 6 होता तो बहुत लोगों का गलत हो जाता, सिर्फ इस वजह से कि जल्दबाजी की वजह से, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं टू अलार्म क्लॉक्स रिंग
देयर अलार्म एट द इंटरवल। देखो जब कभी घंटी वाला क्वेश्चन आए ना तो उसमें सिर्फ एलसीएम ही निकालना है, यानी 144 और 120, इसका एलसीएम क्या होगा ये निकालना है। और वो जो आएगा एलसीएम वो सेकंड में आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 6 बजे के बाद कब बचेंगी, 6:18, यहाँ पे 18, 15, 21, तो इसका मतलब जो सेकंड आएगी उसको 60 से डिवाइड कर देना, वही आपका आंसर होगा। तो मैं मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन आपको आता होगा, तो इसका मुझे आंसर बताओ, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी ईजी है। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ चेक करना है कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा नंबर घटाएं सबसे छोटा, यानी ये जो संख्या लिखी है 6378947, इसमें से क्या घटाऊं जो ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो पहले 9 काटते रहो, इसमें 9 का सम, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, और 7 7 14 और 4 18, यानी ये भी 9 से कट जाएगा, 18 कटता है ना 9 से। 8 और 4, 8 4 12, 12 में से कितना घटाऊं मैं जो 9 से डिवाइड हो जाए, यानी 3 घटाना, तभी तो 9 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। इस तरीके से करना है, ये डिविजिबिलिटी रूल है, आपने पढ़ा होगा। 3 नंबर आर इन द रेशियो 19 21 और 23। 19 21 और 23 का मतलब एक नंबर 19 है, एक नंबर 21 है और दूसरा नंबर 23 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ये है, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना हो जाएगा 69। और सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड नंबर, तो फर्स्ट ये और सेकंड ये है, इन दोनों का सम, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, यानी कि जोड़ जो होगा इन दोनों का वो हो जाएगा 40। तो ये कह रहा है कि तीसरे नंबर का 3 गुना, ठीक है, तीसरे नंबर का 3 गुना ये, और इन दोनों का जोड़ यानी कि ये, उन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है 841। इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 29, यानी 29 की वैल्यू हो जाएगी 841। तो 29 का स्क्वायर ही क्या होता है 841, तो ये 29 टाइम में कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब हमें बताना है डिफरेंस फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट क्या है 19 और थर्ड क्या है 23, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 4, ठीक है। हम डायरेक्ट 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, यहाँ पे देखो 16 लास्ट में ये है, यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 126 4 से नहीं कटेगा, ये कट हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 46 भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन कट हो गया, लेकिन 36 कट हो सकता है मतलब होगा, 4 निम्मा 46, 16 भी कट जाएगा, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन हमें फिर भी सोल्व करना पड़ेगा, अगर ये भी कट जाता तो डायरेक्ट ऑप्शन ए लगा देते, सिर्फ यहीं से सोल्व कर देते, आगे कुछ करना ही नहीं था, शुरू में ही सोल्व कर देते यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई करनी है किसकी 4 की, क्योंकि 4 ही है ना इसका डिफरेंस, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 29 में, तो क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू 29, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 4 9 जा 36, 3 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 116, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 3 दोस्त हैं, यानी कि राम श्याम और घनश्याम, ठीक है। 3 दोस्त हैं ए बी सी, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। तीनों पार्टनर ने क्या करा, इन्वेस्ट किया, यानी कि 24,000, 24,000 है या 2.5 लाख, कितना है 2,40,000 है, ठीक है। 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करे कि हाँ भाई ये हम कोई लाइब्रेरी खोलें या कुछ भी। लेकिन क्या हुआ, जब उन्हें प्रॉफिट हुआ वो क्या क्या हुआ, ए को मिला 15,000, बाद में उन्होंने बांट लिया, ठीक है। इसको हुआ 20,000 और इसको हुआ 25,000। इसकी आपको रेशियो निकालनी, यानी कि 3 4 5, ठीक है। जीरो से जीरो कट कर देना, फिर बाद में 15 20 और 25 बचेगा, जिसका मतलब है 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इतनी बात आ गई समझ में। अब ये पूछना चाह रहा है कि हाउ मच इन्वेस्ट बाय ए एंड सी टुगेदर। ए क्या है 3 और सी क्या है 5, यानी कि 8। आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन यहाँ पे कैसे चेक करोगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे सिर्फ 16 है ना। 16 का मतलब 17 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा, सिर्फ 16 है, सोल्व भी नहीं करना आगे, ठीक है। इसी से काम हो जाएगा रेशियो से, जो कि मैंने अभी पीछे बताया था, इसमें नहीं हो रहा था ना, इसमें 2 हो रहे थे, लेकिन इसमें हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर, बाकी एक बार बता भी देता हूँ जिससे समझ नहीं आया। अगर आपको पूरा सोल्व करना है तो क्या करना है, 8 इसकी वैल्यू आ गई, आपको पता है कि एक की वैल्यू कितनी है, ये मतलब 12, मतलब सॉरी 3 4 और 5, 3 4 5 कितना हो जाएगा 12। 12 की वैल्यू, यानी तीनों का सम ही तो बता रखा है 24,000, 12 की वैल्यू 24,000 नहीं, मतलब 2,40,00,000, सॉरी 2,40,000, इस तरीके से, ठीक है। यानी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लाख हो जाएगी, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 लाख। चलो अब आते हैं आगे, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको करना, काफ़ी लोग तो कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे,
जो लोग रिवाइज़ नहीं करते उन्हें पता नहीं चलता कि क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना है, कहाँ पे 9 आएगा, कहाँ पे 0 आएगा। सिर्फ़ इतनी सी मिस्टेक है, तो रिवीज़न करना है। यहाँ पे देखो 358 58 58 यानी कि ये नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 358 के ऊपर बार लग जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले पूरा नंबर ऐसे लिखना है 358, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देना है, ठीक है? बस इसी को माइनस करके आंसर आ जाएगा 355, क्योंकि ऊपर 355 ऑप्शन नंबर बी में है। नीचे तो आपको पता है जितने नंबर पे बार लग रहा है उतना 9 आएगा, जिस पे बार नहीं लग रहा उतने 0 आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन हर जगह नीचे सेम है, मैंने कहा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, फोकस होना चाहिए ऑप्शन पे भी, ठीक है? सॉल्यूशन कोई नहीं देखने आएगा, यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं है कि आपने पूरा सोल्व किया नहीं किया, बस यहाँ पे ये होगा कि इसने फास्ट सोल्व करके अपना टाइम बचा के सारे क्वेश्चन कर लिए। क्लियर? अब एक किंडल है, ठीक है? किंडल कोई आपने देखा होगा, किंडल किंडल वो होता है, खिलौना होता है ना। किंडल इज सोल्ड फॉर 1325 रुपये में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस है 1325, लेकिन फ़ायदा कितने का हुआ? 25%, यानी 4 की चीज़ 5 में बेची। 25% का मतलब यही है ना, 1/4, यानी 4 की चीज़ 5 में बेची। तो बेची मतलब 5 क्या है सेलिंग प्राइस, और 4 क्या है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो जो 5 की वैल्यू दे रखी है वो 1325, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 वन जा 5, 5 6 30 और 5 5 जा 25, इतनी आ गई। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले पता करो। तो देखो इसका कैसे करना है, 100 प्लस 65 मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 5 4 जा 20 और 2, 16 चौका 64, 64 और 2, एक सेकंड कहाँ गड़बड़ी होगी, छोड़ो। 100 प्लस 65, 100 प्लस 65 किस तरीके से करना है, एक सेकंड रुको यार, मैंने क्या कर दिया है, एक सेकंड रुक जाओ। 16 प्लस 65 की 4 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 400, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई भाई, एक सेकंड रुको, ज़्यादा जल्दबाजी कर दी मैंने। हम्म देखो 5 की वैल्यू क्या है, 1325, 5 की वैल्यू 1325, तो 5 2 जो 10, 5 6 30, और ये आ जाएगा 5, ठीक है? 265 आ जाएगा, 265 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करना है, 200 प्लस 65, तो 4 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे तो 800 आ जाएगा, 65 का डबल करेंगे क्या हो जाएगा, 1300, सॉरी 130, 130 का डबल करेंगे 260, तो 260 जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1060, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी कैसे भी करो, लेकिन ये चीज़ माइंड में हो जाती है, ठीक है? तो सीपी जो आया वो कॉस्ट प्राइस वो आ गया 1060। और अब बात करते हैं हम किसकी, 72742, 742 का मतलब है इफ़ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 742, अगर ये 724 में बेचा जाता, आप खुद सोचो, 1060 रुपये की चीज़ 742 में बेचेंगे तो क्या होगा, नुकसान तो होगा, तो हानि होगा, या ये आंसर होगा या ये होगा, इन दोनों में से आंसर नहीं होगा, पहले कट कर दो, ऑप्शन ए और बी में होगा। अब खुद सोचो कितना हानि होगा, पहले माइनस करना, 742 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और इसमें ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3, यानी 318 का नुकसान होगा। तो 318 का नुकसान किस पे होगा, 1060 पे, इंटू क्या करना है, 100 करना है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये खुद देखो कितना है, 3 गुना हो रहा है ना, क्योंकि 6 3 जा 18 और 3, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से करना है। बाकी देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हर किसी से होती है, लेकिन आपको समझ में आ जानी चाहिए कहाँ गलती हो रही है, एकदम तुरंत, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखो जिसको इसका फॉर्मूला पता होगा, एपीजीपी भी क्वेश्चन, एपीजीपी के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, ठीक है? एपीजीपी के क्वेश्चन 2017 में काफ़ी आए थे, 21 में भी आए हैं, लेकिन 2017 में सेट थ्योरी के क्वेश्चन भी आए हैं, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, ठीक है? क्रम संचय आपको पता होगा। अब करना क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं इसके, बाकी प्रैक्टिस करके हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्मूला ही नहीं याद, क्वेश्चन तो बात की बात है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था सीआई और एसआई का जो कॉन्सेप्ट था 2 साल का, काफ़ी लोगों को नहीं पता है ना। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला 51 टर्म का सम बताना है, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ, ये आपको बताना है एपी का, हुज फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म इज इतना, ठीक है? यानी कि A1 कितना दे रखा है, 175, और A3 कितना दे रखा है, 185, ठीक है? अब ये जो 185 है, ए थ्री का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका एक फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले से हम इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे अब देखना, ए प्लस एन मतलब 3, 3 में 1 गया 2, 2D।
अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 175 हो जाएगी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 175, 175 यहाँ आ जाएगा और ये 185 है और ये प्लस 2d हो जाएगा। इसे इसमें से माइनस करूँगा 10 आ जाएगा, ये 2d हो जाएगा और डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। डी की वैल्यू आ गई 5। अब हमें सम निकालना है। सम निकालने के भी दो फॉर्मूले हैं। एक तो होता है सम निकालने का फॉर्मूला ए प्लस एल एन बाय टू, या आगे एन लिख लेना, ठीक है। ये तब लगता है जब एल यानी कि लास्ट टर्म दिया हो, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया, इसलिए तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा कौन सा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पूरा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 151, क्योंकि 151 टर्म के निकालना है, बाई टू। अब यहाँ पे 151 कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो डायरेक्ट हम यहाँ पे मल्टीपल चेक कर ले, और किसी की यूनिट डिजिट भी ऐसी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सोल्व करना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक हम बच पाते हैं। 2a का मतलब 175, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 151 में से एक गया 150, डी कितना है 2, सॉरी 5। अब देखो क्या करना है, यहाँ सोल्व करता हूँ, ठीक है। 151/2, 2a का मतलब हो जाएगा 350 और इधर हो जाएगा 750। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा 1100, 151 और जिनसे 2, इसे डिवाइड करेंगे तो 550। 151 की 550 से मल्टीप्लाई करनी है, जीरो अलग रख दो, 55 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में जीरो तो आएगा ही। 1 5 5, 15 पंजे 75। सेम इसी तरीके से रिपीट कर दो, क्योंकि 5 से ही होनी है। 5 10 हासिल लगा, 1 13, 8305, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो ये भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करके बताओ क्या होगा। ये भी कैलकुलेटिव है अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, इनका यूज़ आपको करना है, टाइम बचाना है, ठीक है। थोड़ा दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ सोल्व करने लग जाओ, ठीक है। ऑप्शन जरूर चेक करने हैं। इसमें कह रहा है अगस्त महीने में बीके, अच्छा बीके, अगस्त महीने में बीके सैनिटाइजर जुलाई महीने में बीके सैनिटाइजर का लगभग कितना प्रतिशत है। तो अगस्त में कितना है 406 और जुलाई में कितना है 512। तो 406 यानी कि जो अगस्त में है वो जुलाई का जो है कितना परसेंट है ये बताना है। सिंपल इसका कैलकुलेशन करना है, आपको पता चलेगा लगभग। देखो 406 और ये 4 और 5 मान लो इसको, यानी 400 और 500 मानेंगे कट जाएगा, अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, ठीक है। 4 और 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 80% के आसपास आएगा। अब ये नहीं पता 80 से ज़्यादा भी आ सकता है, 80 से थोड़ा कम भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन तीनों ऑप्शन को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ठीक है, आप इसको खुद सोल्व करना, एक बार खुद से देखना आप किस तरीके, जो भी मैंने क्वेश्चन में सोल्व करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वीडियो को तभी सीख पाओगे आप, तभी गलती पता चलेंगी। नहीं, जितने भी क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ आपको सब समझ में आता रहेगा, आपको लगेगा हाँ हाँ मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद सोल्व करोगे, मेरा सोल्यूशन देखो, आपको तभी पता चलेगी एग्जैक्ट गलती क्या है। तभी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा है, बाकी तो फिर बेकार है। खूब सारी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पर, ठीक है। जो मैं चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ बस वो सीखो। 40600 यहाँ पे आ जाएगा 512। अब आपको ये देखना है कि या तो यहाँ पे, अब कई बार क्या होता है आप 8 से 7 से चेक करते हो, 6 से, यहाँ पे ऑप्शन देखें 8 7 और 8, या तो 8 से डिवाइड होगा या तो 7 से। तो 7 से नहीं 8 से चेक करो, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 12 अट्ठे 96 और 8 5 40, यानी कि 8 से कर रहे हैं तो 8 इससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इतना आ रहा है, यानी इससे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हमें तो कम लेना है, तो इसका मतलब 7 से ही होगा। और 8 से नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे 8 से नहीं होगा तो 8 वाला आंसर भी नहीं होगा, ना ही ये होगा। 7 से होगा तो बस ये होगा आंसर। क्लियर, आगे सोल्व करना ही नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन नहीं देना, हमें आंसर टिक करके नंबर लाने हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। चलो अब आते हैं आगे। देखो जीपी का जो क्वेश्चन है इसमें भी दो फॉर्मूले हैं सम निकालने के। इसमें पूछा है सम ऑफ 4 टर्म इन अ जीपी। जीपी देखो इस तरीके से होता है, ठीक है, टेस्ट डेट एस ए आर एन माइनस वन, ये जीपी सीरीज हो गई। इसमें सम निकालने का फॉर्मूला होता है एक ए आर की पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। ये कब होता है, जब आर की वैल्यू वन से बड़ी है, क्योंकि वन ही आर जो है वन से बड़ा होगा तभी तो वन माइनस होगा, नेगेटिव आ जाएगा नहीं तो। यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर की पावर एन वन माइनस आर। यहाँ पे क्या होता है, ये तब होता है जब आर की वैल्यू क्या होती है वन से कम होती है। लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो पहले कैसे चेक करेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू 16 है। यहाँ पे कॉमन रेशियो को ही आर कहते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो आर की वैल्यू एक से ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये वाला आपको फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है सिर्फ कितने टर्म की, 4 टर्म की। 4 का मतलब है एन, तो S4 निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 16 और आर की वैल्यू 6 की पावर 4 माइनस 1
और 6 माइनस 1। अब इसमें भी आप खुद सोचो किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आप काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसमें क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 और फिर स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर उनको याद नहीं होगा, फिर कैसे भी करके निकाल लेंगे, फिर माइनस 1 करेंगे, फिर यहाँ पे 5 आएगा। खुद देखना कितना लंबा जाएगा। ठीक है, हो तो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत 2-3 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करना किस तरीके से वो बताता हूँ। यहाँ पे 16 आ गया, जो आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल का मतलब ये आंसर कहीं ना कहीं 16 से डिवाइड होगा। अब चेक करना कौन सा ऑप्शन 16 से डिवाइड है। जो नंबर 16 से डिवाइड है वो 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी, और 8 से भी, और 16 से भी। तो सबसे पहले 16 से डिवाइड करने का मतलब है लास्ट की 4 डिजिट आपको डिवाइड करनी है। अब 4 डिजिट आप एक एक की डिवाइड करेंगे तो भाई टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो फिर डायरेक्ट मैं यही सोल्व कर लूँगा। तो आपको क्या करना है, पहले 4 का ही चेक करना है। तो 4 का जब चेक करेंगे, 4 4 यानी लास्ट की 2 डिजिट। ठीक है, एक सेकेंड, लास्ट की दो दो डिजिट ये यानी सभी 4 से डिवाइड है। तो 4 छोड़ो, 8 से करते हैं। तो अब देखो 8 से जब डिवाइड करूँगा, 8 एकम 8। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 6। 8 8 से 64, ये डिवाइड हो रहा है 8 से, यानी ये आंसर हो सकता है। 8 3 से 24, फिर 4 बच गया, ये नहीं होगा। 8 4 से 32 और 8 3 से 24, ये हो सकता है, और ये भी नहीं कट रहा। तो यानी ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए और सी। जब कभी आपने देखा होगा कई बार कि हम क्वेश्चन सोल्व करें लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बच रहा, टाइम हमारा जा रहा है लेकिन हम यहाँ तक ही पहुँच गए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता चल गया कि ऑप्शन इन दोनों में से एक होगा, तो एकदम से तुक्का मार दो बी, मतलब सी। ठीक है, आपने तुक्का मार दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ तक किया और आपने ये सोच, मतलब सोच में रह गया यार मेरा थोड़ा सा बच गया था टाइम, मतलब टाइम निकल गया लेकिन थोड़ा सा बच रहा था, हो जाता। आपको गैस और भी करना, 50-50, कौन बनेगा करोड़पति में, रिस्क लेना। ठीक है, ऐसा छोड़ना नहीं है। अब हम आगे का देखते हैं। अब हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट 16 से डिवाइड करके देख लो। अगर ये डिवाइड हो गई तो यही आंसर है, अगर ये डिवाइड नहीं हुई तो आगे वाली चेक नहीं करनी, फिर यही आंसर होगा। क्लियर। तो इसको डिवाइड करते हैं 16 से। तो 16 से डिवाइड कैसे करेंगे, एक सेकेंड रुक जाओ। 4144। ठीक है, 16 दूनी 32, यहाँ 2 नहीं लिखना, बस डायरेक्ट डिवाइड करते रहो मन में। 16 दूनी 32, फिर 9 और 4, और 16 पंजे 80, फिर 1 4 4, फिर ये भी कट जाएगा 16 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। क्लियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज 18,860। ये 18,000 और लाख में कन्फ्यूजन है मुझे तो। ठीक है, 18,860 को डिस्काउंट कितना दिया, 18%, यानी 18% की छूट के बाद एक मेज को 18,860 में बेचा जाता है। कितनी परसेंट की छूट, 18%, यानी पहले कितना था 100, छूट दे दी यानी 82, यानी 100 की चीज़ उसने कितने में बेची, 82 में, लेकिन इन्होंने कितना बताया रखा है, 18,860, यानी 82 की वैल्यू इतनी है। कोई बात नहीं, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। अब ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, अंकित मूल्य मतलब ये, इसका 60% है, तो 100 का 60% क्या होगा, 60 ही होगा। तो 60 की वैल्यू बतानी है, यानी कि सीपी की वैल्यू बतानी है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 82 की वैल्यू ये है, 60 की वैल्यू बताओ। अब इसमें कैसे करोगे, इसमें सिंपल है, इसमें भी आपको मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन करने, कैलकुलेट डिवाइड करोगे तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यही तो करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना 60 से। अब ये देखो 80 होता है तो ये 2 बार में जाता है, 8 देखो 180 होता है तो 8 दूनी 16, 2 बार में जाता है, तो यहाँ 2 आएगा कहीं ना कहीं। क्लियर, आई होप जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ जाएंगे। ठीक है, ये 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो 6 कब आएगा, 2 की मल्टीप्लाई किससे करें जो 6 आ जाए। शुरू में तो यहाँ 2 ही आएगा, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँ जो 6 आएगा। 2 8 से 16 या 2 3 से 6, या तो 23 आएगा या 28 आएगा। यो 23 या 28 ही आना है, यानी कि 23 या तो 28, 23 या 28 की 60 से मल्टीप्लाई होगी। अब आंसर देखो कैसे निकालना है। 6 3 जा 18, 6 8 जा 48। अब आ गई कन्फ्यूज़न। क्लियर, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। अब कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा, इसका मतलब आपको अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये 28 है या 23 है। तो देखो अब क्या करना है, एक सेकेंड रुक जाओ। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए ये, क्योंकि ये इसी से आपका टाइम बचेगा। एक बार लिख देता हूँ मैं, 1886, ठीक है, जीरो, और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 82 इंटू 60। अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा काफ़ी लेंथी है, लेकिन जो क्वेश्चन सोल्व करता है ना उसे पता चल जाता है एकदम कि हाँ इसका आंसर ये होगा। जब मैंने 2 बार में कट करा तो 100 मतलब 164 आया, तो यहाँ पे आया 4
और यहाँ पे आया 2, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पता चल गया 3 बार में ही कट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 3 24 ही आता है, तो इसका मतलब 23 होगा। 23 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, यहाँ से लगा 1, 6 2 12 8 13, 13800। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में आ गया कि हाँ मैं जो अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिसको नहीं आया तो डायरेक्ट डिवाइड करके कर लेना, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है तरीके मुझे सिखाने हैं, सॉल्यूशन तो काफ़ी लोग करा रहे हैं ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको खुद से सोल्व करो। कितने क्वेश्चन और बचे हैं अभी तो काफ़ी, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 प्लेस हैं ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 7 10, ठीक है, किलोमीटर। एक ट्रेन है, चलो हिंदी में पढ़ देता हूँ, मुझे पता है यूपीएसआई में काफ़ी लोग हिंदी से ही हैं। ए से बी के लिए एक रेलगाड़ी निकलती है, उसी समय बी से ए के लिए दूसरी रेलगाड़ी निकलती है। एक इधर से रेलगाड़ी गाड़ी आ रही है, इधर से आ रही है, टकराएंगे नहीं, दोनों की अलग अलग पटरी है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियाँ 35 घंटे बाद मिलती हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला है 3710 टोटल डिस्टेंस और इनकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का मतलब एक की एक्स मान लो, एक की वाई। जब दोनों आमने सामने आ रही हैं तो इनकी स्पीड जुड़ती है। दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा, 35, ये फॉर्मूला है मिलने का। 35 घंटे बाद मिलती है, लिखा है ना यहाँ पे। इसको मैं कट करूँगा, 35 एकम 35, फिर क्या बचेगा, 210 बचेगा यहाँ पे, मतलब 35, यार लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ 35, फिर इसे करूँगा 210 बचेगा। 210 35 का कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 35 दूनी 70, 70 दिया 6, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, कट के 26 सॉरी 206 आ जाएगा, ठीक है। खुद से भी डिवाइड कर लेना अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है, मैं तो देखो मन में कर लेता हूँ। अब मैं छोटी छोटी चीज़ थोड़ी ना सिखाऊंगा। 35 एकम 35, फिर 2, फिर जीरो लगाया 1 0, और फिर 6, ठीक है, 106 आएगा, ठीक है। इसको मिटाने का कहाँ है, ये रहा। कितना आया, 106 आ गया। मेरा माइंड इधर उधर हिल जाता है पढ़ाते पढ़ाते। 106 हो गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 106 आ गई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द ट्रेन, कहाँ गया हिंदी वाला, ये रहा, यदि ए से बी तक जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, यानी एक एक्स है तो जो वाई, यानी ये एक्स है तो दूसरी ये क्या 35 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, यानी एक्स प्लस 35 मान लेते हैं वाई की वैल्यू, ठीक है, यानी थोड़ा ज़्यादा है। तो एक्स क्या है, एक्स है, वाई क्या है, एक्स प्लस 35 है, और ये क्या है 106 है। एक्स एक्स 2x, और 35 इधर माइनस हो जाएंगे, यानी कि कितना आएगा, 71 आ जाएगा। और जब इसे डिवाइड करूँगा तो 30 प्लस 30.5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 30.5 आ गई। अब ये पूछना चाह रहा है कि जो तेज़ रेलगाड़ी है, तेज़ वाली कौन सी है, यही है, जो कि कितनी ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30.5, 30 नहीं आएगी, 35.5 आएगा। देखा, ये सिली मिस्टेक्स, इसी से बचना है, जो कि मैं सिखा रहा हूँ और मैं खुद भी कर रहा हूँ, वाह। ठीक है, 35.5, लेकिन मुझे पता चल जा रहा है, ठीक है। आपको भी पता चलना चाहिए, गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं, तुरंत पता चलना चाहिए। तो 35.5, 35 दूनी 70, ठीक है। तो 35 में 35.5 जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 5, फिर यहाँ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 70, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, और आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए भाई रेलगाड़ी के क्वेश्चन आते हैं, 6 7 टाइप होते हैं। यहाँ मुझे दिक्कत है इनकी प्रैक्टिस, एक दिन लेके बैठ जाओ। एक दिन में नहीं हो रहा तो 2 दिन टारगेट फिक्स कर लो। मेरी एक यूट्यूब पर वीडियो है स्ट्रैटेजी की, उसको देखो कि आज मैं रेलगाड़ी पढ़ूंगा। रेलगाड़ी मतलब ट्रेन, ठीक है, ट्रेन के क्वेश्चन करूंगा। आज नहीं हो रहे तो कल हो जाएंगे, यानी 2 दिन के अंदर ट्रेन के क्वेश्चन कर लूंगा, नोट्स बना लूंगा बेहतरीन, 1 नंबर। बाद में सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बना के रखने नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, तभी मैथ आएगी। पेन पेपर उठाना पड़ेगा मैथ सीखने के लिए। क्लियर, चलो अब कहाँ है, ये रहे, ये लास्ट नहीं, एक और है। मेंसुरेशन में देखो, ज्योमेट्री नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, अलजेब्रा नहीं आता, ये आता है मेंसुरेशन। 2D 3D दोनों आता है। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, CSA किसका, कोन का, कोन मतलब ये, ठीक है, ये होती है कोन। इसमें रेडियस दे रखी है 13, यानी कि ये 13 दे रखी है रेडियस। स्लैंट हाइट का मतलब है ये तिरछी वाली, ये दे रखी है 21। ये पूछ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया बताओ। फॉर्मूला क्या है, पाई आर, आर मतलब 13, और एल, एल मतलब 21। सिंपल क्वेश्चन है, 7 3 21, इसकी इसमें इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 13 13 39, फिर 22, 22 से 39 का डबल क्या हो जाएगा, 78, फिर इधर भी 78, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 15, 6, सॉरी 8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन ईजी हो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 रुपये खर्च किए, ठीक है।
यानी तुमने कोई चीज़ खरीदी एक्स रुपए की, उस पे 550 रुपये और लगा दिए, तुम्हें लग रहा है नहीं इसको मॉडिफाई करूंगा मैं, 550 रुपये और खर्च हो गए। फिर उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, यानी कि जो एक ए ने इतने में खरीदी, उसने क्या करा 10% लाभ, 10% का मतलब क्या, 1/10, यानी 10 की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 11 ने, यानी ए ने बी को 11 में बेच दी। फिर बी ने 20% हानि पे, यानी कि 20% मतलब है 1/5, यानी 5 की चीज़ 4 में, किसको बेच दी, सी को बेच दी। बहुत बढ़िया। सी ने इसी क्या सी ने इसे 30% लाभ पर इतने रुपए में बेचा, 30% लाभ, यानी 10 की चीज़ उसने कितने में बेची, 13 रुपये में बेची। ठीक है। वो जो बेची है फाइनल कितने में बेची है, 3864। अब ये पूछना चाह रहा है ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। ठीक है, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जा रहा है। अब देखना कमाल, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। बी, एक सेकेंड, कहाँ से आ गया भाई एक्स्ट्रा, हाँ सही है सही है। इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा फाइनल ये वाला, और ए की मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। सिर्फ यही दो क्यों निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे ए का ही पूछा है, तो ये बीच के से मतलब नहीं है। यानी ए ने बी को कितने में बेचा, बी ने सी में कितने को बेचा, ये नहीं निकालना। बस हमें ये पता है सी ने कितने में बेचा, और उसी वैल्यू से हमें ये पता करना है ए ने कितना भुगतान किया। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गया इतना, ये ज़्यादा कुछ पीछ हो गया, इसको बैक करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, बातों को समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये निकालना है और सिर्फ ये निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भी निकाल लो, मतलब इधर भी इधर भी और इधर भी इधर भी, टाइम वेस्ट क्यों करना जब इसका काम ही नहीं है ना। तो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 100, 100 और 5 500। ए की वैल्यू कितनी होगी, 500। इसकी वैल्यू क्या करना है, 11 × 4, मल्टीप्लाई नहीं करना बिल्कुल भी, बस इतना ही करना है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6864। अब इसको काट पीट करना है, तो 4 से कट करेंगे, 4 1 × 4, 4 7 × 28, 4 1 × 4 6, कट गया। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 पंजे और 6। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी। ठीक है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हुई, 12। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60, कितना हो गया, 6000। अब मान लो इसमें ऑप्शन में 6000 आंसर होता तो आप एकदम से टिक कर देते, हाँ भाई ये ने कितना भुगतान किया, 6000। लेकिन है नहीं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 6000 देख लिया, अब वो घबरा गए। वो घबरा इसलिए जाएंगे, वो सोचेंगे यार मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, मैंने तरीका गलत है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि एक्स ने ये जो 10 आया है, ये टोटल कितना आया है, इन दोनों को मिला के आया है। ठीक है, उसकी मरम्मत भी करने के लिए जो 550 रुपये वो भी जुड़ के आए हैं 6000 में। तो मरम्मत वाले तो माइनस कर दो ना, मरम्मत वाले जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5450 रुपये, यानी 5400 रुपये का भुगतान किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, 550 ने रिपेयर करने में पैसे खर्च किए ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, समझना है। तो कुल मिला के हर एक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं सीख पाए तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या नहीं सीख पाए। और मैं आपको बता रहा हूँ मैथ पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। वीडियो आपने काफ़ी लोगों ने देखी होगी, ठीक है, जिन्होंने पेन पेपर नहीं उठाया, सिर्फ वीडियो देखी है। आप दोबारा से एक एक क्वेश्चन को करके देखना, आपको टाइम लगेगा। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि भाई मेरे मैथ समझ में तो आ जाती है जब टीचर पढ़ाता है, जब खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूँ तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। वो रीज़न यही है कि आप एक एक क्वेश्चन को खुद से पोज करके सोल्व नहीं करते। यानी एक बार टीचर ने जब सिखा दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखा नोट्स, नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। नोट्स बनाने से सिर्फ आपको लगेगा कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना। बाकी इसी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहूँगा।